दोस्तों, कैसे कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स भी ना हों वो इतनी बड़ी एम्पायरिंग कंपनी कैसे चला सकता है और इतना बड़ा वॉच ब्रांड कैसे बना सकता है। ऐसा ही कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी है दुनिया के बड़े वॉच ब्रांड रोलेक्स की। तो आज हम इसके पीछे की मिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये ब्रांड इतना एक्सपेंसिव क्यों है। रोलेक्स की कहानी शुरू होती है हंस वेल्सड्रॉफ से, जो इस कंपनी के इनोवेटिव और फाउंडर हैं, जो कि 1881 में जर्मनी में पैदा हुए। ये अपने पेरेंट्स एना और जॉन्स वेल्सड्रॉफ के साथ अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, टाइम नेवर रिमेन्स सेफ। और एक हादसे में उनके पेरेंट्स मर गए और उस वक्त उनकी उम्र 12 साल थी। और इसके बाद वो अपने अंकल के साथ रहने लगे और हंस के अंकल ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। हंस की इनिशियल लाइफ काफी डिप्रेसिंग थी। इन सब के चलते उनको लैंग्वेजेस सीखने का शौक हुआ और स्कूल खत्म होने के बाद वो अब्रॉड चले गए और स्विट्जरलैंड में एक कंपनी कोना कोर्टा ज्वाइन की। ये उस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी थी जो पॉकेट वॉच एक्सपोर्ट करती थी। क्योंकि हंस को इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन आती थी, इसलिए एज अ क्लर्क काम करने लगे और उस कंपनी ने खुद के बनाए हुए वॉचेस की सेल शुरू कर दी। तो यहाँ मिस्टर हंस को मुकम्मल मौका मिला कि वो इनकी कंस्ट्रक्शन और हर छोटी से छोटी चीज सीख सके। और उस वक्त आज से भी कहीं काम किए जाते थे तो हंस एक दिन में करीब 100 वॉचेस को ठीक करते थे। यहाँ से मिस्टर हंस को बड़ी एप्रिसिएशन मिली क्योंकि वो काम को बड़ी सफाई से करते थे। फिर 1903 में उन्होंने लंदन की एक कंपनी ज्वाइन की जहां उनको बड़ा काम मिला क्रिएटिव वॉचेस डिजाइन करने का, क्योंकि वो सेल करने में और क्लाइंट से डील करने में भी काफी माहिर थे। इसलिए उनको ज्यादा वक्त नहीं लगा इस पूरी मार्केटिंग सिस्टम को समझने का और ये जानने का कि कौन सी चीज एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से ऊपर रखती है। तो 1905 में 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना वॉच मेकिंग फर्म बनाने का सोचा। इसके लिए उनके पास कुछ रकम थी, लेकिन ज्यादा मदद उनके ब्रदर इन लॉ ने की, जिनका नाम अल्फ्रेड डेविस था, जो इस कंपनी के सीईओ फाउंडर थे। और उन्होंने एक स्टार्ट की जो स्विट्जरलैंड से वॉचेस इंपोर्ट करके उनको यूके में बेचते थे। लेकिन उस वक्त वेरिस्ट वॉच इतना पॉपुलर नहीं थे जितने आज हैं। इसको ज्वेलरी का एक हिस्सा समझा जाता था और हंस के दोस्त भी हंस से कहते थे कि एक छोटी घड़ी एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकती। हंस के वॉचेस का इस्तेमाल ज्यादा आसान था एज कम्पेयर टू पॉकेट वॉचेस। तो एक बार हंस ने कहा था, मेरी जाती राय में पॉकेट वॉचेस कुछ वक्त बाद मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे और उनकी जगह वेरिस्ट वॉच का इस्तेमाल होगा। तो अपनी इस बात को मनवाने की हंस ने हर मुमकिन कोशिश की। उसने उस वक्त की लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट की और हर वो चीज खरीदी जिससे वो वॉचेस को खूबसूरत और मजबूत बना सके और जिससे उनका ब्रांड वॉच मार्केट में अपनी ना खत्म होने वाली जगह बना सके। हंस ने अपने स्विट्जरलैंड में मौजूद हर साथी से आइडियाज लिए और जबरदस्त क्राफ्टिंग करने वाले लोगों से मशवरा किया और हाई क्राफ्टिंग मटेरियल मंगवाए ताकि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना सके। लेकिन सिर्फ क्वालिटी ही सब कुछ नहीं और हंस ये जानते थे कि ब्रांड रिकग्निशन के बगैर उनका प्रोडक्ट उनको कोई फायदा नहीं देगा। तो सबसे पहला काम तो इसको एक नाम देना था। हंस के मुताबिक उसने अल्फाबेट को हर पॉसिबल वे में अरेंज किया ताकि एक अच्छा और यूनिक नाम बना सके, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। सडनली एक रात उनके कान में जैसे किसी ने रोलेक्स बोला तो उनको ये नाम बड़ा पसंद आया। बहरहाल नाम कहाँ से आया है उसको छोड़ें, लेकिन ये है बड़ा जबरदस्त। ये शॉर्ट भी है और इजीली बोला भी जा सकता है और उससे बढ़कर ये आसानी से याद हो जाता है और यूनिक और क्लासी साउंड करता है। और हंस ने इस नाम को अपने वॉचेस के डायल पर भी प्रिंट करवाया ताकि लोगों की नजर में रहे। रोलेक्स को कई अवार्ड्स भी मिले। 1910 में स्विस सर्टिफिकेट हासिल करने वाला ये ब्रांड सेल्स मार्केटिंग में अपना नाम मनवा चुका था। लेकिन इसके बाद 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जर्मन ब्रिटेन का दुश्मन बन चुका था। तो हंस क्योंकि एक जर्मन नेम और जर्मन एक्सेंट रखता था तो इसने अपने हेडक्वार्टर्स को स्विट्जरलैंड शिफ्ट किया। वर्ल्ड वॉर का टाइम हर बिजनेसमैन के लिए मुश्किल था, लेकिन रोलेक्स के लिए नहीं, क्योंकि अक्सर मिलिट्री के लोग रिलायबिलिटी के लिए रोलेक्स का यूज करते थे। यानी ये ब्रांड अब उनका फेवरेट बन चुका था।
था। ये सब हंस की मार्केटिंग टेक्निक्स का नतीजा था, क्योंकि 1920 से ही हंस ने अपने वेरियस वॉचेस दुनिया के फेमस लोगों को देना शुरू किया, जिनमें एथलीट्स, एक्टर्स, एवेटर्स और एक्सप्लोरर्स शामिल थे, जिसने रोलेक्स के नाम को सक्सेसफुल लोगों के साथ जोड़ा था और न्यूज़पेपर में भी इसके ऐड आना स्टार्ट हो गए थे। 1926 में रोलेक्स ने अपना वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच का कमर्शियल क्वेस्टर के नाम से लॉन्च किया और हंस को पता था कि इसके मार्केटिंग कैसे करनी है। उन्हीं दिनों इंग्लिश चैनल में स्विमिंग कंपटीशन में एक लड़की को ये वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच पहनने का कहा और ये तकरीबन 10 घंटे पानी में रही और इसके बाद रोलेक्स न्यूज़पेपर्स हेडलाइन का हिस्सा बन गया। हंस ने हर मुमकिन कोशिश की कि हर मशहूर शख्स और डेयरिंग काम करने वाले के हाथ में रोलेक्स हो, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले क्रू भी रोलेक्स पहनी हुई थी। 1945 में कंपनी की 40th एनिवर्सरी में रोलेक्स ने अपना नया मॉडल रिलीज किया जो डेट जस्ट था, जिसमें टाइम के साथ डेट भी देखा जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो अनाउंस करता, हंस को एक और हादसे का सामना करना पड़ा। हंस की वाइफ फ्लोरेंस जो कि बीमार थी, उनकी डेथ हो गई। अपनी कंपनी को इस मुकाम पर लाने के बाद हंस चाहता था कि फ्यूचर में इस बिजनेस एम्पायर को मजबूत करने के लिए वेल्स डॉर्फ फाउंडेशन स्टार्ट की। हंस की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए 1946 में इस फाउंडेशन को बनाने के बाद रोलेक्स का अर्न किया हुआ ज्यादा हिस्सा चैरिटी में जाता है, जो एजुकेशन और दूसरी चीजों पे खर्च होता है। अब क्योंकि रोलेक्स एक ट्रस्ट बेस्ड कंपनी बन चुकी थी, इसलिए इसके फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ज्यादा छानबीन नहीं किया गया और यूं ये हाई लेवल कंपनी होने के बाद भी कभी ज्यादा छानबीन का हिस्सा नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं ऐसे फाउंडेशन का हिस्सा बनाने का एक ट्रिक था ताकि इस कंपनी का ट्रैक सीधा रहे। 1960 में जब हंस दुनिया से चल बसे तो न्यू ऑर्डर ने इसकी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की, लेकिन 1970 में कर्स रेवोल्यूशन आई जिसमें बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम था और ये सस्ते और इजी टू कैरी भी थे और इस तरह मैकेनिकल वॉचेस बनाने वाली कंपनीज बैंकरप्ट हो गई और जिसकी वजह से स्विस वॉच एम्प्लॉयमेंट में 90,000 से कम होते हुए सिर्फ 29,000 एम्प्लॉयज ही रह गई थी। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इन सब में रोलेक्स कैसे खड़ा रहा और अपनी क्वालिटी कैसे बनाए रखी। क्या इसका हाई सेंसिटिविटी यानी एक दफा आप वॉच लें और उसको सालों साल चलाते रहें ये खराब नहीं होगा, सिर्फ ये वजह काफी नहीं थी। रोलेक्स दरअसल अब एक रॉयल्टी सिंबल बन चुका है, इसे हर स्ट्रीट में से लेकर ब्रिटिश रॉयल फैमिली में रहने वाला जानता है, चाहे वो रॉयल फैमिली के जॉन एफ केनेडी हो या जेम्स बॉन्ड, सबको रोलेक्स पहनते हुए ही मिलेंगे। रॉजर फेडरर जो एक स्टार है वो $8 मिलियन चार्ज करते हैं जस्ट टू वेयर रोलेक्स। अब आपको इसकी मार्केटिंग हाइप का अंदाजा अच्छे से हो गया होगा। इसके अलावा इसमें यूज होने वाली चीजें भी टेस्टेड होती है, लेकिन ये सुना गया है कि रोलेक्स में काम करने वाला एक वॉच मेकर के मुताबिक अगर एक रोलेक्स 7,000 में सेल होती है तो इसका एक्चुअल खर्चा जो इसके बनाने में लगता है वो 700 है, यानी रोलेक्स का प्रॉफिट मार्जिन 20 टाइम्स ज्यादा है, जिसका ज्यादातर हिस्सा एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सर में लगता है। और जाहिर सी बात है अगर रोलेक्स ऐसा ना करे तो इसमें और दुनिया के दूसरे ब्रांड मार्केटिंग में कोई फर्क नहीं रहेगा। एंड मार्केटिंग इज लाइक अ सीक्रेट ऑफ एनी बिजनेस। एक और हैरानकुन बात यह है कि रोलेक्स पे सेल्स भी नहीं लगती, यानी नो लेसर प्राइस, दे ऑलवेज हैव अ फिक्स प्राइस फॉर देयर ब्रांड। इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि हंस ने खुद अंदाजा लगाया कि उनका सेलिंग रेशो कम है, यानी जो लोग रोलेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो क्या पहने। इसके लिए उन्होंने अपनी ब्रांड पर सेल नहीं लगाई बल्कि एक ट्यूडोर के नाम से एक ब्रांड निकाली जो सिमिलर टाइप के वॉचेस बनाता है लेकिन उनकी प्राइस कम होती है। रोलेक्स हमेशा अपनी डिमांड से कम वॉचेस बनाता है, यानी करीब 18 लाख से 1 मिलियन वॉचेस बनाए जाते हैं ताकि प्राइस हाई रखे जाएं। कस्टमर्स को 6 से 3 साल का वेट करना पड़ता है और बजाय ये कहा जाता है स्मॉल पार्ट जो इस घड़ी को बनाने के लिए चाहिए वो आउटसोर्स है, और ये भी कहा जाता है कि इसको बनाने में सारा काम हाथ से नहीं बल्कि ज्यादातर काम मशीन से ही किए जाते हैं। रोलेक्स अपने डिमांड को बरकरार रखने के लिए कस्टमर्स की ऑल वेटिंग चेन हमेशा साथ रखता था। इस बिजनेस मॉड्यूल में हमारे समझने के लिए बहुत सारे लेसन थे। होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।